हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम हमारे क्यूए प्रैक्टिस बैच को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपके साथ जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स की जो प्रैक्टिस करेंगे वो है बेसिकली पास थ्रू एंटिटीज की। आपको पता है साहब, सीए फाइनल में या हमारे देश के जो इनकम टैक्स लॉज हैं उन्होंने 3 प्रकार के एंटिटीज को पास थ्रू दिया हुआ है। कौन कौन से? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड और बिजनेस ट्रस्ट। तो हमने ना साहब पास थ्रू एंटिटीज का रिवीजन वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। इस वाले वीडियो को देखने से पहले, क्यूए की प्रैक्टिस की वीडियो को देखने से पहले उस रिवीजन वीडियो को अच्छे से देख लें। अगर आपने कहीं पे क्लासेस ली हैं तो अपने क्लासेस को अच्छे से कर लें, इसके बाद इस वाले क्यूए की वीडियो को देखें। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 30-40 मिनट्स। 7-8 क्वेश्चन है हमारे पास इस वाली बुक में, हमारे स्कैनर में, और हम आपके साथ एक एक करके वो सारे के सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं साहब। सबसे पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, बीटा इन्वेस्ट इज अ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। आगे बढ़ने से पहले साहब, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट आपको पता है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को कंप्लीट पास थ्रू मिला है फ्रॉम मतलब it has got the complete pass through of all the income which it earns from the activities of securitization। ठीक बात है। अच्छा, तो अगर ट्रस्ट को पास थ्रू मिला है तो ट्रस्ट के इन्वेस्टर्स के लेवल पे सारी की सारी इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, बेटा इन्वेस्ट इज अ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इट हैज derived the following income during the previous year, income under the head PGBP, cap gain, other sources। चले, Beta Invest has distributed its entire income during the previous year except 5 crore from other sources। dear friends, pass through के लिए ना 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है कॉन्सेप्ट जो कहलाता है सेम नेचर एंड सेम प्रपोर्शन। सेम नेचर सेम प्रपोर्शन, इसके बारे में मतलब डिटेल में हमने आपके साथ बात की थी इन द मतलब रिवीजन वीडियोस, आप उनको वहां पे जाके देख सकते हैं। सेम नेचर सेम प्रपोर्शन क्या होता है। और एक होता है साहब डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन। डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर किसी इनकम को अगर पास थ्रू एंटिटी ने अपने इन्वेस्टर्स को अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर नहीं बांटा तो हम उसका डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन मान के उसे हम इन्वेस्टर्स के हैंड पे टैक्स कर देते हैं। बट साहब ये जो डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ये बिजनेस ट्रस्ट के लिए स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। तो डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन विल अप्लाई फॉर द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट फंड। चले, और हाँ, एक और मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पास थ्रू एंटिटीज के लिए साहब, वो कहलाता है कि डबल नॉन टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। डबल नॉन टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। अगर लॉ ने स्पेसिफिकली आपको परमिट किया हुआ है डबल नॉन टैक्सेशन तब तो खैर एक अलग बात है। आप लॉ में कोई लूप होल वगैरह आइडेंटिफाई करके अगर आप ऐसा करते हैं, इट इज नॉट परमिटेड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, बीटा इन्वेस्ट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स एंटायर इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट 5 crore फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वन ऑफ द इन्वेस्टर्स मिस्टर राम ऑफ बीटा लिमिटेड होल्ड्स 40% शेयर इन इट। अच्छा, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ both in the hands of Beta Invest and Mr. Ram। Is Beta Invest liable to file its ITR? Discuss, is Beta Invest liable to provide any statement to Mr. Ram? If yes, then by which date? इसका मतलब आपको यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के सारे एस्पेक्ट्स को इस वाले क्वेश्चन में कवर कर लिया गया है। अच्छा, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स लाइबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ बीटा इन्वेस्ट। डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 1023 डीए, सेक्शन 1023 डीए वो कंप्लीट पास थ्रू देता है बीटा इन्वेस्ट को ऑफ ऑल ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो बीटा इन्वेस्ट के हैंड में किसी भी तरीके का कोई भी इनकम टैक्स पेएबल नहीं बनेगा बिकॉज इट हैज गॉट द कंप्लीट पास थ्रू। अच्छा, एज द एंटायर इनकम ऑफ बीटा इन्वेस्ट is from the activities of securitization, it shall exempt from tax as per section 1023 DA। ठीक बात है। बट हाँ, पर आपको ना जो भी आप अपने इन्वेस्टर को जो भी आप इनकम बांट रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे या अपनी बुक्स में इन्वेस्टर के अकाउंट में इनकम को मतलब क्रेडिट कर रहे होंगे तो आपको उसमें टीडीएस करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 194 LBC। ठीक बात है। और मतलब टीडीएस का रेट क्या होता है? अगर आपका इन्वेस्टर है नॉन रेसिडेंट, अगर इन्वेस्टर है आपका नॉन रेसिडेंट तो रेट्स इन फोर्स, अगर इन्वेस्टर है एनआर तो रेट्स इन फोर्स, और अगर इन्वेस्टर है आपका रेसिडेंट बीइंग इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ तो 25%, अदरवाइज 30%। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टर है आपके मतलब मिस्टर राम, तो यहाँ पे आपको टीडीएस करना पड़ेगा 25% के रेट। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें, ऑन दी पेमेंट टू मिस्टर राम Beta Invest shall make the TDS under section 194 LBC at the rate of 25% as Mr. Ram is a resident investor। अच्छा, तो साहब इनके इन्वेस्टर के केस में क्या होगा? इन्वेस्टर के लिए सारी की सारी इनकम इन्वेस्टर के हैंड में लायबल टू टैक्स होगी और सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन होगा। तो अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर मिस्टर राम के लिए
तो मिस्टर राम के लिए क्या क्या होगा, पीजीबीपी की हेड की इनकम 40% ये शेयर होल्ड करते हैं, तो इसका मतलब 20 करोड़ रुपए। अच्छा, अब इसमें ना एक और मतलब इंपॉर्टेंट बात है साहब कि आपने ना 5 करोड़ रुपए जो है, 5 करोड़ रुपए अदर सोर्सेस वाले, वो अभी तक आपने अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, तो ये 5 करोड़ रुपए का हम क्या मानेंगे, डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक बात। अच्छा, तो पीजीबीपी मिस्टर राम के लिए 20 करोड़ रुपए, कैप गेन मिस्टर राम के लिए 10 करोड़ रुपए, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एक होगा साहब जो पोर्शन, एक होगा जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने बांट दिया, मतलब दे दिया, और एक पोर्शन जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो हम दोनों को कंसिडर करेंगे। तो देखेंगे पीजीबीपी 10 करोड़, मतलब 20 करोड़, 10 करोड़, और ये है साहब, तो मेरे साथ साथ थोड़ा सा देखें। अच्छा, बीटा इन्वेस्ट की टोटल इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी वो है 10 करोड़ रुपए, जिसमें से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए बांटा है, तो इसका मतलब 5 करोड़ रुपए बांट दिया और 5 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो जो पैसे इन्वेस्टर को सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के अदर सोर्सेस की इनकम के मिल चुके, मतलब 5 करोड़, उसका 40%, तो मतलब 2 करोड़ रुपए। अच्छा, और जो पैसे नहीं मिले मींस इनकम डिम्ड टू बी क्रेडिटेड 2 करोड़ रुपए, तो फिर इस तरीके से मिस्टर राम के पास जो टोटल इनकम जो लेवल टू टैक्स होगी वो होगी आपकी 34 करोड़ रुपीस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने मतलब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट और मिस्टर राम दोनों के लिए देख लिया। और क्या बेटा इन्वेस्ट को अपना आईटीआर फाइल करना है? हाँ, बेटा इन्वेस्ट को अपना आईटीआर फाइल करना है यदि इसकी टोटल इनकम बिफोर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1023 डी अगर वो एक्सीड करती है बाय द अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब 2.5 लाख रुपए, और यहाँ पे तो साहब आपकी इनकम जो है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। क्या बेटा इन्वेस्टर को स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है मिस्टर राम को? हाँ साहब, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को 2 स्टेटमेंट फर्निश करने पड़ते हैं। एक तो फर्निश करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स को कब तक फर्निश करना पड़ता है, 30 जून ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, और दूसरा स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ता है टू दी जुरिस्डिक्शनल पीसीआईटी या फिर सीआईटी, और ये कब तक करना पड़ता है, 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 की बात करें तो इन्वेस्टर को आपको स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा 30 जून 2025 तक, और मतलब जुरिस्डिक्शनल पीसीआईटी या फिर सीआईटी को 30 नवंबर 2025 तक आपको स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। चलो फिर सारी बातें हो गई, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 साहब हम कह सकते हैं कि एक इजी वर्जन है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 वाज अ बिट एडवांस वर्जन, और क्वेश्चन नंबर 2 इसका एक इजी वर्जन है। और क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने रिवीजन वीडियो में भी देखा था, तो वहां पे आपको ये वाला इसका आंसर वहां पे मिल जाएगा। सो डू चेक द रिविजन वीडियो, और रिविजन भी आपका वहां पे अच्छे से हो जाएगा। चलो फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये साहब इन्वेस्टमेंट फंड के लिए है, तो ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट फंड में आपको पता है इन्वेस्टमेंट फंड को पीजीबीपी को छोड़कर, पीजीबीपी इनकम को छोड़कर बाकी जितने भी अदर इनकम है, ऑल अदर इनकम, तो इन्वेस्टमेंट फंड के लिए पीजीबीपी की जो इनकम होती है वो इन्वेस्टमेंट फंड लेवल पर टैक्सेबल होती है, और जो इसके जो इन्वेस्टर होते हैं इसके हैंड में एग्जम्प्ट होती है, और बाकी इसके अलावा जितनी भी इनकम है वो इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पे एग्जम्प्ट होती है और इन्वेस्टर के हैंड में टैक्सेबल होती है। इन्वेस्टमेंट फंड को अपने इन्वेस्टर्स के इनकम पे टीडीएस करना पड़ता है एक्सेप्ट पीजीबीपी, क्योंकि पीजीबीपी जो इनकम होती है वो इन्वेस्टर्स के लिए एग्जम्प्ट होती है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड में टैक्सेबल होती है। अच्छा, अब जहां तक सवाल है साहब कि अगर लेट्स से इन्वेस्टमेंट फंड को किसी भी तरीके का कोई लॉस होता है, अगर इन्वेस्टमेंट फंड को किसी भी तरीके का कोई लॉस होता है तो पीजीबीपी हेड का जो लॉस होगा वो इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पे कैरी फॉरवर्ड होगा, और जो अदर पीजीबीपी के अलावा जो इनकम है अगर उस हेड में अगर कोई लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सिर्फ उन मतलब इन्वेस्टर्स को जो कि कम से कम 12 महीने से इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट्स को होल्ड कर रहे हैं। बट सर इन्वेस्टर को लॉस देख के फायदा क्या होगा? इन्वेस्टर को फायदा ये होगा साहब कि अगर लेट्स से कि अगर इन्वेस्टर को आपने कोई लॉस ट्रांसफर किया तो इस वाले लॉस को वो अपने अलग अपने इनकम से एडजस्ट कर सकता है या फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकता है। ठीक बात है। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, मेरे साथ साथ देखेंगे द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ सम इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 एबीसीडी 4 इन्वेस्टमेंट फंड है। अच्छा, तो एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले ए। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट फंड ए की कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट फंड की कोई भी बिजनेस इनकम आती है तो वो इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पर टैक्सेबल होती है, इन्वेस्टर्स के लिए एग्जम्प्ट होती है। बट यहाँ पे कोई बिजनेस इनकम नहीं है। इन्वेस्टमेंट फंड के लिए साहब कैप गेन है 16 लाख रुपए और अदर सोर्सेस इनकम है 4 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा,
assuming that each investment fund has 20 unit holders, each having 1 unit held by them for a period exceeding 24 months. Dear friends, लॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 महीने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ये 24 महीने से अपने यूनिट्स को कैरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब पीजीबीपी के अलावा जो लॉस होगा वो इन्वेस्टमेंट फंड अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, अपने मतलब यूनिट होल्डर्स को ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें, इन्वेस्टमेंट फंड ए की बात कर लें तो इन्वेस्टमेंट फंड ए के लिए फंड लेवल पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ पीजीबीपी ही फंड लेवल पे टैक्स होता है, जो इस केस में है ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट फंड ए के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, मतलब नो इनकम। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट फंड ए के इन्वेस्टर्स की बात करें, तो इन्वेस्टर्स के लिए कैप गेन और आईएफओएस, तो कैप गेन भी इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल है और आईएफओएस भी इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल है। तो मतलब 20 इन्वेस्टर्स हैं, 16 लाख रुपए कैप गेन है, तो कैप गेन 80 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, और 4 लाख रुपए का आईएफओएस हो तो 20,000 रुपए का आईएफओएस टैक्सेबल होगा। तो हर एक इन्वेस्टर के लिए 1-1 लाख रुपए टैक्सेबल होगा फॉर द इन्वेस्टमेंट फंड है। तो डियर इन्वेस्टमेंट फंड ए के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, बिजनेस इनकम निल, तो इसकी मतलब टोटल इनकम निल हो जाएगी। और अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो 80,000 रुपए कैप गेन, 20,000 आईएफओएस, तो टोटल इनकम 1 लाख रुपए। अच्छा, आगे आते हैं इन्वेस्टमेंट फंड बी। ध्यान देने वाली बात यह साहब कि इन्वेस्टमेंट फंड बी की बिजनेस इनकम भी है, तो ये जो बिजनेस इनकम होगी ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंड लेवल पर टैक्सेबल होगी। ये बिजनेस इनकम इन्वेस्टमेंट फंड लेवल पर टैक्सेबल होगी, और ये जो बाकी जो 2 इनकम है वो इन्वेस्टर्स के लेवल पर टैक्सेबल होगी। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट फंड बी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट फंड बी के लिए जो इनकम लायबल टू टैक्स होगी वो होगी पीजीबीपी अंडर मतलब पीजीबीपी रुपीज 2 लाख। और अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट फंड बी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो कैप गेन और आईएफओएस, कैप गेन 14 लाख रुपीज, मतलब 20 यूनिट होल्डर्स हैं तो हर एक यूनिट होल्डर के लिए 70,000 रुपए, और आईएफओएस 4 लाख रुपए है तो 20,000 रुपए। तो हर एक इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टमेंट फंड बी के लिए 90,000 रुपीज। तो फंड लेवल पे 2 लाख रुपए बिजनेस इनकम टैक्सेबल है, और इन्वेस्टर्स के लिए 90,000 रुपीज पर इन्वेस्टर के लिए टैक्सेबल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड सी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सी यहाँ पर है, बहुत ध्यान से। इन्वेस्टमेंट फंड सी के लिए साहब, इन्वेस्टमेंट फंड सी के लिए बिजनेस इनकम है लॉस है 2 लाख रुपए, कैप गेन लॉस है 6 लाख रुपए, अदर सोर्सेस की इनकम है 8 लाख रुपए। तो डियर याद करें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल्स। मतलब बिजनेस लॉस को आप अपने किसी भी दूसरे इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी एज पर सेक्शन 72 और रेड विद सेक्शन 70 और साथ में 71। अच्छा, तो आप अपने बिजनेस इनकम को किसी भी दूसरे इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। तो अगर इन्वेस्टमेंट फंड के लिए बिजनेस इनकम की जगह बिजनेस का लॉस है तो इस लॉस को इन्वेस्टमेंट फंड अपने, क्योंकि कैप गेन में भी लॉस है तो आईएफओएस से सेट ऑफ कर सकता है। इस सेट ऑफ करने के बाद कोई भी लॉस नहीं है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट फंड सी की बात करें, इन्वेस्टमेंट फंड सी, तो फंड लेवल पे क्या इनकम टैक्सेबल है? निल, पीजीबीपी निल। पर सर क्या पीजीबीपी का लॉस क्या इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा? इसका जवाब है नहीं। पीजीबीपी का लॉस आपका इसी साल मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 में ही आईएफओएस से एडजस्ट हो गया, इसलिए कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। अगर हम इन्वेस्टर्स लेवल पे बात करें तो इन्वेस्टर्स का क्या होगा? इन्वेस्टर्स के लिए साहब कैप गेन है और आईएफओएस है, बट कैप गेन का तो लॉस है, तो कैप गेन का लॉस इन्वेस्टर्स के हैंड में मतलब आप कैप गेन के लॉस को इन्वेस्टर्स को अलॉट कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं। बट सर इन्वेस्टर कैप गेन का लॉस लेके करेगा क्या? डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टर अपने बाकी किसी और कैपिटल गेन के इनकम से उस लॉस को सेट ऑफ कर सकता है या 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर ईयर्स में सेट ऑफ कर सकता है एज पर सेक्शन 74। ठीक बात है। अब मुद्दे वाली बात क्या है? कैप गेन का लॉस है 6 लाख रुपए, बट सर लॉस सिर्फ और सिर्फ उन यूनिट होल्डर्स के लिए अलाउड है जो कम से कम 12 महीने के लिए अपने यूनिट्स को होल्ड करते हैं इन द इन्वेस्टमेंट फंड। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये सब 24 महीने से ज्यादा हर एक के पास इन्होंने अपने यूनिट्स को होल्ड किया हुआ है। इसका मतलब सारे के सारे यूनिट होल्डर्स एलिजिबल हैं पीजीबीपी के अलावा जो बाकी लॉसेस हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अपने खुद के पर्सनल कैपेसिटी में। तो सर पीजीबीपी वाला लॉस, अगर पीजीबीपी का कोई लॉस होता है तो वो फंड लेवल पे कैरी फॉरवर्ड होता है। अच्छा, तो फिर मुद्दे वाली बात है, ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करते। मुद्दे वाली बात है साहब कि ये जो आपका जो कैप गेन है, जो लॉस है आपका 6 लाख रुपए, ये लॉस इन्वेस्टर्स के लिए मतलब इन्वेस्टर्स को पास ऑन हो जाएगा। अब ये लॉस इन्वेस्टर्स के हैंड में कैरी फॉरवर्ड होगा। 6 लाख का लॉस है, 20 इन्वेस्टर्स हैं तो मतलब हर एक के लिए 30,000 रुपए का लॉस है। तो कैप गेन का लॉस आएगा, ध्यान दीजिएगा, कैप गेन का लॉस है 30,000 रुपए। और आईएफओएस यहाँ पे चूंकि 8 लाख रुपए था, बट 2 लाख का लॉस एडजस्ट होने के बाद आईएफओएस सिर्फ 6 लाख रुपए का बचा है। अच्छा, तो आईएफओएस भी 6 लाख रुपए का, तो ये भी 30,000 रुपए हो गया। तो आईएफओएस का गेन हो गया 30,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, आईएफओएस का गेन हो गया साहब 30,000 रुपए। अच्छा,
तो अगर मैं इन्वेस्टर्स के लेवल पे बात करूं तो इन्वेस्टर्स के लिए कैप गेन हेड का लॉस है 30,000 रुपए और आईएफओएस का गेन है 30,000 रुपए। और अगर आप साहब यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज द इन द इन्वेस्टमेंट फंड इज द ओनली इनकम ऑफ द यूनिट होल्डर्स। तो फिर यूनिट होल्डर्स के अलावा के पास इनके अलावा कोई भी इनकम नहीं है, तो इन्वेस्टर्स के लिए टोटल इनकम कितनी बन गई 30,000 रुपए। बट सर ये तो लॉस भी तो है। डियर फ्रेंड्स, कैपिटल गेन हेड का लॉस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन के इनकम से सेट ऑफ हो सकता है और किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। और अगर शॉर्ट टर्म लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म कैप गेन लॉन्ग टर्म कैप गेन दोनों से एडजस्ट हो सकता है। बट अगर ये लॉन्ग टर्म लॉस है तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैप गेन से एडजस्ट हो सकता है एज पर सेक्शन 74। तो मुद्दे वाली बात सिर्फ बोलना क्या चाहते हैं, हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो आपका कैप गेन का लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड होगा इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स 8 सालों के लिए। ठीक बात है। इस साल मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 में अगर इन्वेस्टर्स के पास कुछ और कैपिटल गेन होता तो आप उस कैपिटल गेन से इस लॉस को एडजस्ट कर सकते थे। बट ऐसा कोई इनकम प्रीवियस ईयर 24-25 में इन्वेस्टर्स के पास नहीं है, इसलिए इस लॉस को आप 24-25 में सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ जो आईएफओएस है वही आपका बन गया टोटल इनकम, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा जो भी आपका टैक्स बनेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं साहब, इन्वेस्टमेंट फंड डी की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड डी में, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट फंड डी में बिजनेस इनकम है 5 लाख, कैप गेन है 20 लाख और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस है 2 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस है 2 लाख रुपए। अब साहब अदर सोर्सेज का लॉस जनरली होता नहीं है। अदर सोर्सेज हेड में आपको अगर आप थोड़ा सा मतलब डिटेल में पढ़ेंगे एक्ट को, तो अदर सोर्सेज में साहब ऐसी कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होती जिसमें कोई लॉस क्रिएट हो जाए। बट अगर है तो फिर हम इसको मान लेते हैं कि होगा। अच्छा तो सवाल बनता है अदर सोर्सेज का जो लॉस है उसको क्या आप किसी और अपने बाकी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से यहाँ पे लिखा होता अदर सोर्सेज में कि ये लॉस है फ्रॉम द कैजुअल इनकम, अगर मान लीजिए लिखा होता तब उस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते थे। ऐसे भी साहब इन्वेस्टमेंट फंड में कैजुअल इनकम वगैरह नहीं आता। इन्वेस्टमेंट फंड के जो रेगुलेशंस जो एक्टिविटीज अलाउ करते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को कर सकता है, बाकी किसी एक्टिविटी को नहीं कर सकता। अदरवाइज उनको जो लाइसेंस मिला है, जो उनको अप्रूवल मिला है, वो अप्रूवल रिवोक हो जाता है। चले तो अगर यहाँ पे लॉस है, ज्यादा पर टाइम पास नहीं करते, यहाँ जो लॉस है डियर, इस लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम बोथ योर बिजनेस इनकम एज वेल एज कैप गेन। बिजनेस इनकम आपकी हायर रेट पर टैक्स होती है, कैप गेन आपका यूजुअली लोअर रेट पर टैक्स होता है। तो हम इसको किसमें एडजस्ट करेंगे? अपने बिजनेस इनकम से। और एक और बात, बिजनेस इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पर टैक्स होता है, कैप गेन इन्वेस्टर्स के लेवल पर टैक्स होता है, इसलिए आप इसको किसमें एडजस्ट करोगे? पीजीबीपी से। अच्छा तो आपने इस लॉस को अपने पीजीबीपी से एडजस्ट कर दिया। इसको एडजस्ट करने के बाद जो लॉस जो पीजीबीपी का गेन आता है वो 3 लाख रुपए। तो इन्वेस्टमेंट फंड डी के लिए साहब इन्वेस्टमेंट फंड लेवल पे पीजीबीपी 3 लाख रुपए, लॉस खत्म हो गया। इन्वेस्टर्स के लिए कैप गेन 1-1 लाख रुपए, क्योंकि 20 लाख रुपए का कैप गेन है, 20 इन्वेस्टर है तो 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टर्स के लिए कैप गेन हिट गेन इनकम बन जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट फंड डी इनकम इनके 3 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट फंड डी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इनकम 1 लाख रुपए। अब एक इंटरेस्टिंग बात है साहब, जो हमने आपके साथ इन्वेस्टमेंट फंड सी की बात की थी, इन्वेस्टमेंट फंड सी के अगले साल की भी आपको जानकारी दी गई है। इफ इन्वेस्टमेंट फंड सी हैज द फॉलोइंग इनकम कंपोनेंट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, मतलब अगले साल के लिए। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? प्रीवियस ईयर 24-25 मतलब असेसमेंट ईयर 25-26, अगले साल बोले तो असेसमेंट ईयर 26-27। What would be the total income of the fund and the unit holders for that year? अच्छा तो अगले साल इन्वेस्टमेंट फंड सी के लिए बिजनेस इनकम है 2 लाख रुपए, तो ये इन्वेस्टमेंट फंड सी लेवल का टैक्सेबल हो गया। कैप गेन इन्वेस्टर्स के लेवल पर टैक्स होगा और अदर सोर्सेज भी इन्वेस्टर्स के लेवल पर टैक्स होगा। तो चलिए फिर हम इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। अगले साल की वर्किंग मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 की वर्किंग। तो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जो कैप गेन आएगा वो इन्वेस्टर्स के लेवल पर कितना टैक्स होगा साहब? मतलब 9 लाख रुपए तो 45,000 रुपए। अच्छा 45,000 रुपए। बट आपका ब्रॉड फॉरवर्ड कैप गेन हेड का लॉस है ऑफ द प्रीवियस ईयर 24-25 या असेसमेंट ईयर 25-26, याद करें ये वाला लॉस है आपका ब्रॉड फॉरवर्ड। तो इस लॉस को एडजस्ट कर दो साहब, तो 30,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट कर दो तो आपका कैप गेन आपका टैक्सेबल कितना होगा? 15,000। और आईएफओएस हेड में इनकम है साहब आपकी 8 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए है साहब, तो ये कितना बनता है डियर? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, तो आपकी जो टोटल इनकम है वो हो गई 55,000 रुपए। तो इन्वेस्टर्स की जो इनकम होगी, जो कि इन्वेस्टमेंट फंड सी के इन्वेस्टर्स हैं अगले साल के लिए मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, वो है 55,000 रुपीज। चलें फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, अच्छा क्वेश्चन है। एन इन्वेस्टमेंट फंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। अच्छा, तो साहब अगर आप कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होते हैं तो आपके ऊपर जो टैक्स रेट होगा वो 25 या 30% होगा, इस केस में भी। अगर आप फर्म के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होते हैं तो आपके ऊपर जो टैक्स रेट होगा वो 30% होगा। और अगर आप कंपनी या फर्म के अलावा किसी और फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होते हैं तो आपके ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट का टैक्स आएगा। ठीक बात है। अच्छा, an investment fund incorporated in India in the form of a company has a 20 resident unit holders, each holding अच्छा 5 यूनिट्स। तो इसका मतलब आपके पास 100 यूनिट्स हैं आपके इन्वेस्टमेंट फंड के, जिसको 20 रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स होल्ड करते हैं और हर एक के पास 5 यूनिट है। चलें, अच्छा, out of these 16 unit holders are holding units for more than 12 months and 4 unit holders are holding units for less than 12 months as on 31/3/2025। अब इस लाइन का सिग्निफिकेंस समझें, इस लाइन का सिग्निफिकेंस समझें। इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है? इस लाइन का सिग्निफिकेंस है साहब कि आपके जो 20 रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स हैं, आपके जो मतलब 20 यूनिट होल्डर्स हैं जो कि हर एक 5-5 यूनिट होल्ड करते हैं, इनमें से 16 यूनिट होल्डर ऐसे हैं साहब जो कि पिछले 12 महीने से ज्यादा के से आपका यूनिट्स होल्ड कर रहे हैं। तो जो 16 यूनिट होल्डर्स हैं, तो जो 16 यूनिट होल्डर्स हैं, इन यूनिट होल्डर्स को आप इन्वेस्टमेंट फंड का जो लॉस होता है एक्सेप्ट पीजीबीपी, उस लॉस को पास थ्रू कर सकते हो, पास ऑन कर सकते हो। बट ये जो बाकी के जो 4 यूनिट होल्डर्स हैं, चूंकि ये पिछले 12 महीने से मतलब पिछले 12 महीने से आपके यूनिट्स को होल्ड नहीं कर रहे, इसलिए इन 4 यूनिट होल्डर्स को आप जो लॉसेस हैं अदर देन पीजीबीपी वो पास ऑन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, लेट्स से इन्वेस्टमेंट फंड का कैप गेन हेड में लॉस है 20 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट फंड का कैप गेन हेड में लॉस है 20 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, लेट्स से इन्वेस्टमेंट फंड के पास 25 यूनिट होल्डर्स हैं और हर एक यूनिट होल्डर इक्वल यूनिट होल्ड करता है। लेट्स से हर एक यूनिट होल्डर इक्वल यूनिट होल्ड करता है, मतलब टोटल मेरे पास कितने यूनिट होल्डर हैं? 25 यूनिट होल्डर है। अच्छा, इनमें से 20 यूनिट होल्डर ऐसे हैं जो पिछले 1 साल या उससे ज्यादा से मेरे यूनिट्स होल्ड कर रहे हैं, और 5 यूनिट होल्डर ऐसे हैं जो कि जो यूनिट्स होल्ड कर रहे हैं वो 1 साल से कम के लिए होल्ड कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अब मैं कितना लॉस अपने यूनिट होल्डर्स को पास ऑन करूंगा। अब इसमें 2 इश्यूज बनते हैं। पहला कि 20 लाख का लॉस है फॉर द टोटल 25 यूनिट होल्डर्स, तो 20 लाख का लॉस 25 यूनिट होल्डर के लिए कितना बन गया? 80 लाख रुपए पर यूनिट होल्डर, मतलब 80,000 रुपए पर यूनिट होल्डर इंटू 20, तो 16 लाख रुपए का लॉस मैं अपने इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर सकता हूं, और ये 4 लाख रुपए का लॉस मैं अपने इन्वेस्टर्स को पास ऑन नहीं कर सकता। तो एक ऑप्शन तो ये है साहब, दिस इज ऑप्शन 1। और ऑप्शन 2 है साहब कि मैं 20 लाख रुपए का जो मेरा लॉस है, मैं इन लॉसेस को 25 यूनिट होल्डर के लिए कंसिडर ना करके सिर्फ उन यूनिट होल्डर के लिए कंसिडर करूंगा जो कि पिछले 1 साल या उससे ज्यादा से मेरे यूनिट्स को होल्ड कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप पूरा का पूरा 20 लाख रुपए अपने लॉसेस को अपने मतलब यूनिट होल्डर्स को पास ऑन कर सकते हो, बाकियों के लिए निल बचेगा। अब इसको अगर आप देखेंगे साहब तो एक्ट में इसमें बहुत ज्यादा कोई क्लैरिटी नहीं है, बट आईसीआई की अपनी ओपिनियन है और इंडस्ट्री की भी ओपिनियन है, और वो ओपिनियन है ऑप्शन नंबर 1 इज द प्रेफर्ड चॉइस। तो आप ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से करेंगे, मतलब जो भी आपका टोटल लॉस बनता है अदर देन पीजीबीपी, उसको आप अपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स में कैलकुलेट करें, और जितने यूनिट होल्डर्स उसमें से 12 महीने या उससे ज्यादा यूनिट्स होल्ड कर रहे हैं उनको वो लॉस पास ऑन कर दें। बाकियों का जो लॉस है, जैसे हमारे केस में 4 लाख रुपए, ये लॉस, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पास ऑन तो आप कर नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट फंड अपने लेवल पे सेट ऑफ कर नहीं सकता, तो इसका ट्रीटमेंट जनरली हम ये मानते हैं कि ये लॉस लैप्स कर जाएगा, इट वोंट हैव एनी टैक्स ट्रीटमेंट। ठीक बात है। चलिए फिर मेरे साथ साथ देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास 20 यूनिट होल्डर हैं, जिसमें से जो 16 यूनिट होल्डर्स हैं वो पिछले 12 महीने या इससे ज्यादा से यूनिट होल्ड कर रहे हैं, और 4 यूनिट होल्डर ऐसे हैं साहब जो पिछले 12 महीने से कम में अपने यूनिट्स होल्ड कर रहे हैं। द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 आर बिजनेस इनकम। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो बिजनेस इनकम होगा डियर, ये फंड लेवल पे टैक्स होगा, मतलब ये इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पे टैक्स होगा, लेवल टैक्स। अच्छा, बाकी ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ये इन्वेस्टर्स को पास ऑन होना है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी इन्वेस्टर्स को पास ऑन होना है। तो चूंकि 40 लाख रुपए का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, सारे इन्वेस्टर्स को पास ऑन होना है। 20 मेरे पास मतलब इन्वेस्टर्स हैं, तो हर एक यूनिट होल्डर को आईएफओएस हेड की कितनी इनकम जाएगी? 2 लाख रुपए।
और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है साहब 30 लाख रुपए का, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 30 लाख का, मेरे पास टोटल 20 यूनिट होल्डर्स हैं, तो हर एक मतलब यूनिट होल्डर के खाते में कितना लॉस बनता है सर? 30 लाख डिवाइडेड बाय 20 बोले तो 1.5 लाख रुपए हर एक यूनिट होल्डर का लॉस बनता है। अच्छा, 1.5 लाख रुपए। अब जब मैं इस 1.5 लाख रुपए के लॉस को लेके जा रहा हूं और जब मैं अपने यूनिट होल्डर से ये पूछूंगा कि यार यूनिट होल्डर आप 20 लोग हैं, आप मतलब 20 लोग हो यहाँ पे, वो यूनिट होल्डर अपना हैंड रेस करें, वो यूनिट होल्डर अपना हैंड रेस करें जो पिछले 12 महीने या उससे ज्यादा से हमारे यूनिट्स को होल्ड कर रहे हैं। तो 16 यूनिट होल्डर्स ने अपना हैंड रेस किया, 16 ने, तो हमने साहब 1.5 लाख रुपए इंटू 16, हमने हर उन मतलब 16 यूनिट होल्डर को, हर एक को हमने 1.5 लाख रुपए का लॉस बांट दिया कि यार ये 1.5 लाख रुपए का लॉस लो, और आपका जो अपना खुद का और कोई कैप गेन होगा उससे एडजस्ट कर लेना या कैरी फॉरवर्ड करके 8 साल तक एडजस्ट कर लेना। क्या मेरी बात समझ पाए? तो कितना लॉस मैंने कैपिटल गेन हेड का, कितना लॉस इन्वेस्टमेंट फंड ने कैपिटल गेन हेड का अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया साहब? 16 यूनिट होल्डर इंटू 1.5 बोले तो 24 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए का जो लॉस होगा ये बेसिकली लैप्स कर जाए। चलो फिर आगे आते हैं, कहते हैं साहब डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एज वेल एज इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, व्हाट वुड बी द इंप्लीकेशंस इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। हाँ अच्छा, इफ द इन्वेस्टमेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट्स ओनली 80% ऑफ इट्स इनकम ड्यूरिंग द ईयर, तो अगर इन्वेस्टमेंट फंड सिर्फ 80% अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो 20% जो बच जाता है उसको हम डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन मान के उसे भी हम उसी प्रीवियस ईयर में इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्स करते हैं। और एक बार अगर आपने इनकम को डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पर टैक्स कर दिया तो जब इन्वेस्टमेंट फंड अगले साल या उसके बाद कभी भी उन इनकम का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा टू इट्स यूनिट होल्डर्स, तो उस केस में फिर हम उसे दोबारा से टैक्स नहीं करेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी एक्चुअल बेसिस पर टैक्स हो चुका है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देख लें साहब, अकॉर्डिंगली द लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 1.5 लाख ईच कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय 16 यूनिट होल्डर्स। ठीक बात है, अगेंस्ट इनकम। अच्छा, तो आगे मतलब थोड़ा सा पढ़ लें। हाउएवर सच लॉस ऑफ 1.5 लाख ईच कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड बाय 4 यूनिट होल्डर्स होल्डिंग। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अ बिजनेस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेबी रिट रेगुलेशंस 2014 गिव्स द पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। अच्छा, अगेन साहब बिजनेस ट्रस्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने आपके साथ, मतलब डिटेल में रिवीजन हमने आपके साथ रिवीजन वीडियो में क्या है, सो डू चेक दैट रिवीजन वीडियो। बिजनेस ट्रस्ट की इनकम इन्होंने क्या क्या बताई है। इंटरेस्ट फ्रॉम बेटा लिमिटेड, डिविडेंड फ्रॉम बेटा लिमिटेड। पहले ये देख लेते हैं हु इज बेटा लिमिटेड। तो ध्यान दीजिएगा, बेटा लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी हैविंग शेयर्स listed in the stock exchange, अच्छा, in which the business trust holds 70% of the share holding। तो ये सारे इंडिकेशन आपको दे रहे हैं कि बेटा लिमिटेड जो है साहब वो इन्वेस्टमेंट फंड का वो मतलब हमारा जो मतलब बिजनेस ट्रस्ट है उसका एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात आगे लिखी हुई है, कहते हैं साहब बेटा लिमिटेड डज नॉट ऑप्ट टू पे 115 BAA। इसका मतलब बेटा लिमिटेड ने 115 BAA ऑप्ट नहीं किया हुआ, तो अच्छी बात है साहब। तो इसका मतलब बीटा लिमिटेड से जो मतलब डिविडेंड आएगा टू द रेट, और वो डिविडेंड का पोर्शन जो इन्वेस्टर्स को जाएगा, तो इन्वेस्टर्स के लिए वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि बीटा लिमिटेड 115 BAA में टैक्स नहीं पे कर रहे, तो अकॉर्डिंगली रेट को उस डिविडेंड इनकम के कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं करना। आई होप आपको बात समझी। अच्छा, तो आपसे पूछा गया कि आपको टैक्स ट्रीटमेंट बताना है इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड द यूनिट होल्डर्स। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बीटा लिमिटेड, बहुत ध्यान से, अगर रेट अपने एसपीवी से कोई भी इंटरेस्ट इनकम मतलब अर्न करता है, रिसीव करता है, तो इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। रेट के लिए ये इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है बिकॉज ऑफ पास थ्रू। ठीक बात है। एसपीवी को उस इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं करना। ठीक बात है, मतलब टीडीएस से एग्जम्पशन मिली हुई है। इन्वेस्टर के लिए ये इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है, इन्वेस्टर्स के लिए टैक्सेबल है, तो क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए टैक्सेबल है तो रेट को इस पे टीडीएस करना पड़ेगा जब वो इस इंटरेस्ट इनकम के कंपोनेंट को अपने इन्वेस्टर को पे करेगा या अपने बुक्स में क्रेडिट करेगा, व्हिचएवर इज अर्लियर द रेट इज लायबल टू मेक टीडीएस। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, चले, तो सर किस प्रपोर्शन में टोटल इनकम कितनी बनती है? 6 करोड़, 7.5 करोड़, 8.5 करोड़, 11 करोड़। अच्छा, 11.110, तो 4 बाय मतलब तो प्रोपोर्शनेट इनकम कितनी बनी? सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन होता है, तो 4 डिवाइडेड बाय 11.1। अच्छा, आगे आते हैं डिविडेंड इनकम फ्रॉम बीटा लिमिटेड। एसपीवी से रेट को जो भी डिविडेंड मिलेगा वो रेट के लिए एग्जेम्प्ट है, वेदर और नॉट एसपीवी हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAA।
पर यदि एसपीवी ने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट किया हुआ है तो ये जो डिविडेंड होगा ये इन्वेस्टर्स के लिए टैक्सेबल होगा, अकॉर्डिंगली इस पे रेट को टीडीएस करना पड़ेगा। बट अगर एसपीवी ने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट नहीं किया हुआ तो ये जो डिविडेंड इनकम होगा वो इन्वेस्टर्स के लिए, यूनिट होल्डर्स के लिए एग्जेम्प्ट होगा, टीडीएस नहीं करना। यहाँ पे साहब जो एसपीवी है टाटा बीटा लिमिटेड, बीटा ने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट नहीं किया हुआ, इसलिए बीटा से जो डिविडेंड रिट को आएगा, बिजनेस ट्रस्ट को आएगा, वो तो एग्जेम्प्ट है इन एवरी केसेस। बट ये वाला जो डिविडेंड इनकम है जब प्रोपोर्शनेटली जब इन्वेस्टर्स को जाएगा तो वो भी उनके हैंड में भी एग्जेम्प्ट है, इसलिए टीडीएस नहीं करना। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैप गेन ऑन द सेल ऑफ द लिस्टेड शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड ट्रांसफर्ड ऑन, ध्यान दीजिएगा 1/4/2024। अच्छा डियर फ्रेंड्स, बिजनेस ट्रस्ट की सारी इनकम किस रेट पर टैक्स होती है? एमएमआर एक्सेप्ट 111A और 112। अच्छा, बजट 2025 ने साहब 112A भी अलाउ कर दिया, बट ये आपके लिए नहीं है, ये अगले साल के बच्चों के लिए, तो 112A छोड़ दें। तो ध्यान दीजिएगा, या तो ये एमएमआर पे टैक्स होगा, या ये किस पे टैक्स, मतलब या अगर वो 111A या 112 में कवर हो गया तो उस पर टैक्स होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, चूंकि बीटा लिमिटेड के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं तो फिर ये जो कैप गेन अराइज होगा डियर शॉर्ट टर्म, ये हम सेफली कंसिडर कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि ये 111A में कवर्ड है। और चूंकि ट्रांसफर 23/7/2024 है उसके बाद हुआ है तो ये 20% के रेट पे टैक्स हो जाएगा। तो इस वाले इनकम पे 1.5 करोड़ के इनकम पे बिजनेस ट्रस्ट को टैक्स देना है, इन्वेस्टर्स के लिए ये एग्जेम्प्ट है, कोई भी टीडीएस नहीं करना और ये 20% पे टैक्सेबल। अच्छा ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म कैप गेन ऑन द सेल ऑफ द डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज, तो ये जो शॉर्ट टर्म कैप गेन है साहब, ये शॉर्ट टर्म कैप गेन 111A में कवर्ड नहीं है, तो इस पे आपको स्लैब रेट देना पड़ेगा। तो ये किस पे टैक्स होगा? एमएमआर पे। किसके हैंड में टैक्स होगा? बिजनेस ट्रस्ट के। तो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में टैक्स होगा, एमएमआर पे टैक्स होगा, इन्वेस्टर्स ऑफ द रेट के लिए एग्जेम्प्ट है। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन द अनलिस्टेड डिवेंचर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज, तो ध्यान दीजिएगा साहब, अगर बिजनेस ट्रस्ट अपने एसपीवी से कोई इंटरेस्ट रिसीव करता है, अगर बिजनेस ट्रस्ट अपने एसपीवी से कोई इंटरेस्ट रिसीव करता है तो वो बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है, इन्वेस्टर्स के लिए टैक्सेबल है। अगर बिजनेस ट्रस्ट इंटरेस्ट को इसके अलावा किसी और सोर्स से रिसीव करता है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो उस पे बिजनेस ट्रस्ट को टैक्स देना पड़ेगा और एमएमआर पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक बात है। तो ये जो आपने इंटरेस्ट जो आपने रिसीव किया, ये इंटरेस्ट इनकम साहब बिजनेस ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एट द रेट एमएमआर, और इन्वेस्टर्स के लिए एग्जेम्प्ट है, हेंस द बिजनेस ट्रस्ट इज नॉट लायबल टू मेक टीडीएस। अच्छा, रेंटल इनकम फ्रॉम द डायरेक्टली ओन्ड रियल एस्टेट एसेट्स, तो साहब ये जो रेंटल इनकम है ये बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है। दिस रेंटल इनकम इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन, और अकॉर्डिंगली जब बिजनेस ट्रस्ट इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या मतलब क्रेडिट करेगा अपने बुक्स में, which very earlier इस पर टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 seems to be a good question, देख लें मेरे साथ साथ। बिल्डवेल लिमिटेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मतलब ये भी रेट है, रजिस्टर्ड अंडर सेबी रेगुलेशंस, होल्ड्स अच्छा 51% शेयर्स इन हेट्स लिमिटेड, तो इसका मतलब हेट्स लिमिटेड बिल्डवेल का क्या बन गया? एसपीवी, क्योंकि आप मिनिमम आप 50% होल्डिंग रखते हैं तो एसपीवी बन जाता है। Buildwell Limited provides the following information about its income for the financial year 24-25, interest, dividend। अच्छा तो चलिए फिर अच्छी बात है। अच्छा, मिस्टर विजय a resident holds 70% unit of the rate। अच्छा, he does not have any other income during the year, compute the total income in the hands of Buildwell। अच्छा, Buildwell चले, हेड्स हैज ऑप्टेड टू पे अंडर सेक्शन 115 बीडब्ल्यू, तो इसका मतलब हेड्स जो है साहब ये एसपीवी है और ये 115 बीडब्ल्यू पे टैक्स पे कर रहा है, तो इसका मतलब एसपीवी से जो डिविडेंड रेट को जाएगा और वो डिविडेंड जो प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्टर का आएगा, सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन, तो वो इन्वेस्टर के एंड में टैक्सेबल होगा। अच्छा, ऑल्सो कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर विजय, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको बिल्डवेल मतलब रेट और मिस्टर विजय की इनकम कैलकुलेट करनी है। तो मेरे साथ साथ देख लें, बिल्डवेल और मिस्टर विजय, और जो मिस्टर विजय हैं साहब ये 70% यूनिट्स ओन करते हैं। अच्छा, ये 70% यूनिट्स ओन करते हैं इन द रेट, ये रेट में 70% यूनिट्स ओन करते हैं। तो ये करके बात कर लें, इंटरेस्ट फ्रॉम हेड्स, हेड्स इज व्हाट? एसपीवी, तो इंटरेस्ट फ्रॉम हेड इट इज एग्जेम्प्ट फॉर द रेट, तो ये जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, ये बिल्डवेल के लिए क्या है? एग्जेम्प्ट है, मिस्टर विजय के लिए टैक्सेबल है। तो चूंकि मिस्टर विजय 70% ओन करते हैं तो 10 करोड़ का 70% बोले तो 7 करोड़ रुपए। अच्छा,
आगे आते हैं डिविडेंड फ्रॉम हेड्स, ये रिट के लिए हर केस में एग्जाम्प्ट है, वेदर और नॉट हेड्स हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAA, ठीक बात है। तो जो डिविडेंड आएगा, डिविडेंड फ्रॉम हेड्स, डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, ये साहब बिल्डवेल के लिए हमेशा एग्जाम्प्ट है। अच्छा, मिस्टर विजय के लिए ये एग्जाम्प्ट हो जाता यदि एसपीवी ने 115 BAA ऑप्ट नहीं किया होता, बट चूंकि यहाँ पे एसपीवी ने 115 BAA ऑप्ट कर लिया, इसलिए जो 3 करोड़ रुपए है ये इन्वेस्टर्स के लिए टैक्सेबल है, और मिस्टर विजय के पास चूंकि 70% शेयर है तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए मिस्टर विजय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैप गेन ऑन द सेल ऑफ द डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज, ये जो शॉर्ट टर्म कैप गेन है साहब डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज का, ये बिल्डवेल के लिए टैक्सेबल है एमएमआर पे, और इन्वेस्टर के लिए एग्जम्प्ट। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिवेंचर्स, तो जो इंटरेस्ट है ये बिल्डवेल के लिए टैक्सेबल है एमएमआर पे, और इन्वेस्टर के लिए एग्जम्प्ट। आगे आते हैं रेंटल इनकम फ्रॉम द डायरेक्टली ओन्ड रियल एस्टेट एसेट्स, 2.5 करोड़ रुपए, तो ये जो रेंटल इनकम है साहब ये बिल्डवेल के लिए एग्जम्प्ट है, और मतलब मिस्टर विजय के लिए टैक्स हो जाएगा 70%, 2.5 करोड़ का बोले तो अच्छा 175 लाख या 1.75 करोड़ कर दें, तो बिल्डवेल के लिए इनकम कितनी है साहब। अच्छा, बिल्डवेल के लिए आपने साहब इनकम तो निकाली नहीं, शॉर्ट टर्म कैप गेन और ये शॉर्ट टर्म और इंटरेस्ट, अच्छा 100 लाख रुपीस और 10 लाख रुपीस, तो बिल्डवेल के लिए इनकम बनती है 110 लाख रुपए, और मिस्टर विजय के लिए इनकम बनती है साहब 7 + 2.1 + 1.75 बोले तो 10.85 करोड़। अच्छा, चलिए 110 लाख रुपए एसपीवी बिल्डवेल के लिए, और 10 करोड़ 85 लाख हो गया हमारे मिस्टर विजय के लिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे साहब, दैट अगेन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मिस्टर राजेश इज अ रेसिडेंट यूनिट होल्डर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, अच्छा एंड शिप्रा लिमिटेड। चलें, पीक्यूआर लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड एज एन इन्वेस्टमेंट फंड, तो इन्वेस्टमेंट फंड अगर कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होती है साहब तो टैक्स रेट 25 या 30 एज द केस में भी, एंड शिप्रा लिमिटेड इज द रिट, अच्छा तो ये एक मतलब बिजनेस ट्रस्ट है व्हिच होल्ड्स 100% शेयर होल्डिंग इन जीपीएल लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी। तो डियर ये जो जीपीएल है ये रिट की क्या बन गई, एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, सो दिस जीपीए इज बेसिकली एसपीवी ऑफ व्हाट, शिप्रा लिमिटेड व्हिच इज अ रिट। अच्छा, Mr. Rajesh holds 10% units in both Shipra and PQR since the year 2019, तो इसका मतलब आप बहुत लंबे समय से 4-5 सालों से होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ शिप्रा जो कि रिट है, और पीक्यूआर जो कि इन्वेस्टमेंट फंड है, फॉर द प्रीवियस ईयर आर गिवन बिलो शिप्रा और पीक्यूआर, तो चाहते क्या हो सर। अच्छा, जीपीएल डज नॉट एक्सरसाइजेस ऑप्शन, तो इसका मतलब जीपीएल जो कि एसपीवी है वो 115 BAA ऑप्ट उसने नहीं किया हुआ। अच्छा, शिप्रा एंड पीक्यूआर डिस्ट्रीब्यूट्स 90% ऑफ इट्स इनकम टू द यूनिट होल्डर्स, कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजेश। अच्छा, तो मेरी बात पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा पीक्यूआर है ये इन्वेस्टमेंट फंड है, ये अपनी 90% इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो हम जो रिमेनिंग 10% है उसका डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे, बट पर ये जो डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन है साहब ये हम शिप्रा के केस में कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ रिट, ठीक बात है। अच्छा, चलें फिर मेरे साथ साथ देख लेंगे थोड़ा सा, तो कौन है हमारे ये केस में, मिस्टर राजेश, तो मिस्टर राजेश की बात कर लेते हैं। अच्छा, तो शिप्रा से क्या क्या मिला और पीक्यूआर से क्या क्या मिला, तो सबसे पहले डिविडेंड इनकम फ्रॉम जीपीएल, डिविडेंड जो होता है साहब ये शिप्रा के लिए एग्जम्प्ट होता है, इन्वेस्टर के हैंड में टैक्सेबल होगा यदि जीपीएल ने 115 BAA ऑप्ट किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साहब कि जीपीएल हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAA, तो ये जो डिविडेंड इनकम होगी फ्रॉम एसपीवी ये शिप्रा मतलब ये मिस्टर राजेश के लिए एग्जम्प्ट इनकम, ठीक बात है। अच्छा, इंटरेस्ट फ्रॉम जीपीएल तो ये टैक्सेबल है। अच्छा, शिप्रा बेसिकली हम रिट की बात कर रहे हैं पहले, अच्छा तो पहले हम बात कर लेते हैं रिट की। रिट से जो हमें जो इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है 3 करोड़ रुपए, तो ये टैक्सेबल है, और मिस्टर राजेश 10% होल्ड करते हैं, 3 करोड़ रुपए की टोटल इनकम है जिसमें से 90% डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, मतलब 270 लाख इंटू 0.1 बोले तो 27 लाख रुपए। अच्छा, आगे आते हैं शॉर्ट टर्म कैप गेन, ये साहब रिट के हैंड में टैक्सेबल है, दिस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिट इटसेल्फ, तो ये जो शॉर्ट टर्म कैप गेन है ये मिस्टर राजेश इस पे टैक्स इनको नहीं देना, तो 27 लाख रुपए बन गया। अब बात कर लेते हैं पीक्यूआर जो एक इन्वेस्टमेंट फंड है बेसिकली। अच्छा, तो ये जो बिजनेस इनकम डियर ये पीक्यूआर के हैंड में टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ पीक्यूआर इटसेल्फ, और ये जो दो तरह की इनकम है, अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं 52 लाख रुपए, तो 52 लाख रुपए आपकी इंटरेस्ट इनकम है, और हमारे पास जो मिस्टर राजेश है वो 10% ओन करते हैं, तो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम पीक्यूआर 5,20,000 रुपए मिस्टर राजेश के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मिस्टर राजेश कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं
27 लाख रुपए, ये 10% ओन करते हैं, 2,70,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मिस्टर राजेश को कैरी फॉरवर्ड अलाउड होगा। अच्छा, तो 27 लाख रुपए और 5 20 और 32 लाख, मतलब 20,000 रुपए, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मिस्टर राजेश कैन कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये 12 महीने या उससे ज्यादा से यूनिट होल्ड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे साहब तो ये 2019 से यूनिट्स को होल्ड कर। चलें फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इट इज अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऑल्दो हमने आपके साथ शायद इसको रिवीजन वीडियो में क्वेश्चन को नहीं किया था, हमने कहा था कि इसको हम आपके साथ क्यूए बैच में करेंगे। अच्छा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, हमने आपको ये कहा था कि पास थ्रू एंटिटीज में डबल नॉन टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डबल नॉन टैक्सेशन। अगर लॉ मेकर ने इंटेंशनली आपको डबल नॉन टैक्सेशन दिया, इट इज ओके, बट आप लूप होल आइडेंटिफाई करके डबल नॉन टैक्सेशन ना करें। जैसे अगर मैं इंटेंशनल डबल नॉन टैक्सेशन का एग्जांपल दूं तो वो है साहब, एसपीवी से रेट को जो डिविडेंड मिलता है, एसपीवी से रेट को जो डिविडेंड मिलता है, ऐसा एसपीवी जिसने 115 BAA ऑप्ट नहीं किया हुआ, ऐसे एसपीवी से रेट को जो डिविडेंड मिलता है, ये रेट के लिए भी एग्जम्प्ट है और इन्वेस्टर के लिए भी एग्जम्प्ट है। तो इसका मतलब एसपीवी से मिलने वाला डिविडेंड रेट के लिए भी एग्जम्प्ट है, इन्वेस्टर के लिए भी एग्जम्प्ट है। कौन सा एसपीवी? जो 115 BAA ऑप्ट नहीं करता। तो आप इस डिविडेंड को क्या नाम दोगे? इस डिविडेंड को मैं क्या नाम दूं? सर, डबल नॉन टैक्सेशन इनकम। ठीक बात है, मतलब दिस डिविडेंड हैज गॉट डबल नॉन टैक्सेशन, बट ये इंटेंशनली लॉ ने दिया है, ये लूप होल आइडेंटिफाई करके नहीं है। अच्छा, क्या आपका टाइम खोटी नहीं करते? लूप होल आइडेंटिफाई करके अगर आप कोई डबल नॉन टैक्सेशन अचीव करोगे साहब, तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। तो इसका मतलब इस पे डबल नॉन टैक्सेशन अराइज नहीं हो रहा। रेंटल फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये भी साहब रेट के लिए एग्जम्प्ट हो, तो क्या हुआ? इन्वेस्टर के लिए टैक्सेबल है, तो इसका मतलब इसमें भी डबल नॉन टैक्सेशन नहीं है। और ये रिटर्न ऑफ कैपिटल क्या है? रिटर्न ऑफ कैपिटल क्या है? इट इज नीदर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेट nor it is taxable in the hands of investor. So this return of capital by the rate to the investor creates a income which has a double non taxation. तो ऐसी इनकम को टैक्स करने के लिए सेक्शन 56 to 12 ने फॉर्मूला क्या दिया था? ए माइनस बी माइनस सी। तो ए क्या होता है? ए वो इनकम होती है जो कि ना तो रेट के हैंड में टैक्सेबल है ना इन्वेस्टर के हैंड में टैक्सेबल है, उसका अग्रीगेट, जो अग्रीगेट अमाउंट होगा वो पूरा ए कहलाएगा। अच्छा, बी का मतलब क्या है? जितने पैसे में आपने, जितने प्राइस में आपने बिजनेस ट्रस्ट ने अपना यूनिट इशू किया था। और सी का मतलब क्या है? सी का मतलब अगर कोई स्पेसिफाइड सम ऑलरेडी अगर किसी मतलब प्रीसीडिंग ईयर में टैक्स हो गया तो वो सी है। अच्छा, और अगर a माइनस बी माइनस सी का सम, अगर मतलब अगर a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू अगर लेट्स से नेगेटिव हो जाती है तो हम स्पेसिफाइड सम को जीरो मान लेंगे। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा कितनी इनकम मिस्टर रवि के हैंड में टैक्स होगी जिन्होंने 1000 यूनिट परचेज किया है रेट का। तो प्रीवियस ईयर 23-24 की बात कर लें, चलें प्रीवियस ईयर 23-24 की बात कर लें, तो 23-24 में साहब फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी माइनस सी। ए का मतलब है साहब ऐसी इनकम जो कि ना तो बिजनेस ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल है ना इन्वेस्टर के लिए टैक्सेबल है। अच्छा, अगर हम बात करें साहब इंटरेस्ट के लिए, सो ये वो इनकम नहीं है क्योंकि ये इन्वेस्टर के लिए टैक्सेबल है। अगर हम बात करें रेंटल इनकम की, तो ये भी वो इनकम नहीं है, ये भी इन्वेस्टर के हैंड में टैक्सेबल है, ये भी इन्वेस्टर के हैंड में टैक्सेबल। बट ये जो इनकम है साहब, ये ना तो इन्वेस्टर के हैंड में टैक्सेबल है और न ही ये ट्रस्ट के हैंड में टैक्सेबल है। तो ये हमारा बन गया ए। तो ए हमारा हो गया 50 रुपए फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। बी हमने 100 रुपए में यूनिट परचेज किया था। और सी का मतलब क्या? ऑलरेडी 56 to 12 में कोई इनकम टैक्स हुई, तो हमने कहा नहीं, नल। तो ये बन गया -50। तो अगर ये नेगेटिव आएगा तो हम मान लेंगे 0। तो इसका मतलब फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 सेक्शन 56 to 12 में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, देयर इज नल टैक्सेबिलिटी। अच्छा, आगे आते हैं, प्रीवियस ईयर 24-25 की बात कर लेते हैं। 24-25 में आपको कितना मिला? ए माइनस बी माइनस सी फॉर 24-25, प्रीवियस ईयर 24-25। अच्छा, तो अग्रीगेट आपको कितने ऐसे पैसे मिले जो किसी के हैंड में टैक्सेबल ना हो? सर 50 रुपए पिछली बार मिले थे, 40 अब मिले, तो इसका मतलब 90 रुपीज। 100 रुपीज में हमने यूनिट परचेज किया था और इसके पहले हमने 56 to 12 में कुछ भी टैक्स नहीं दिया था, मतलब -10 बोले तो नल। तो 24-25 में भी साहब 56 to 12 में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। 25-26 की बात कर लें, ए माइनस बी माइनस सी 25-26, तो 25-26 में आपको फिर से 30 रुपए मिले। तो अग्रीगेट आपको कितना सम मिला जो कि किसी के हैंड में टैक्सेबल नहीं है साहब? 50, 40, 30 बोले तो 120 रुपए हमें अग्रीगेट मिल गया। 100 रुपए हमने यूनिट में परचेज किए थे, नल। तो 20 रुपए आपके प्रीवियस ईयर 20 रुपए आपके प्रीवियस ईयर 25-26 में टैक्सेबल होंगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रवि फॉर ईच यूनिट। और मिस्टर रवि के पास 1000 यूनिट्स हैं, तो 20,000 रुपए मिस्टर रवि के लिए टैक्सेबल होंगे इन द प्रीवियस ईयर 25-26 अंडर सेक्शन 56 to 12। अच्छा, आई होप मैं 12 सही बोल रहा हूँ। अच्छा, 56 to 12।
चलें अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर ए माइनस बी माइनस सी फॉर द प्रीवियस ईयर 26-27। तो ए का मतलब वो एग्रीगेट ऑफ द सम, तो सर ये 90 130 रुपए बन गए ये तो। अच्छा, तो 130 रुपए हमें मिल गए और 100 रुपए ऑलरेडी हमने मतलब 100 रुपए में हमने यूनिट परचेज किया था और 20 रुपए हमारे ऑलरेडी 25-26 में पर यूनिट के हिसाब से टैक्स हो चुके हैं। तो जो अब जो हमारा टैक्सेबल बचेगा वो बचेगा 10 रुपए फॉर 1000 यूनिट्स, तो बोले तो 10,000 रुपए। 10,000 रुपए साहब मिस्टर रवि के लिए टैक्सेबल होगा। तो मिस्टर रवि के लिए 56 to 12 में क्या क्या और कब कब टैक्सेबल होगा? प्रीवियस ईयर 25-26 में 20,000 रुपए और प्रीवियस ईयर 26-27 में साहब 10,000 रुपए टैक्सेबल होगा। आई होप आपको बात समझ। अच्छा।